नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास का एक पॉइंट है मौर्य काल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य काल का जो पीरियड रहा था, समय काल रहा था 322 ईस्वा पूर्व से लगा के 185 ईस्वा पूर्व तक रहा था। इसके महत्वपूर्ण 3 शासक हुए थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये याद करना है, सी, बी और ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्या मान सकते हैं? संस्थापक मान सकते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। इसने वैसे इसकी बातें हमें पुस्तकों की हम बात करें तो मुद्रा राक्षस थी एक पुस्तक, मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी हमारे विशाख दत्त ने। किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने, ठीक है ना। ये प्रथम जासूसी ग्रंथ है, ये प्रथम जासूसी ग्रंथ है। देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। जैसे भारत के एक क्षेत्र है मगध, ठीक है ना, और इस मगध क्षेत्र पर जो राज करता था वो करता था नंद वंश। कौन करता था? नंद वंश। और इस नंद वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद में तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक गणानंद। अंतिम शासक गणानंद था, ठीक है ना। मौर्य वंश, यहाँ पर मगध शासक, यहाँ पर जो नंद वंश था मगध पे, इसका अंतिम शासक गणानंद था। वैसे कहते हैं इसके पास में एक क्षेत्र पड़ता है, याद रखना आपको, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है, इसके पास में पड़ता है। और एक हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर एक तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, प्राचीन समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मान सकते हैं। यहाँ का एक शिक्षक था इसका चाणक्य या फिर कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। देखो यहाँ पर इसकी बातें। तक्षशिला का शिक्षक कौन था? चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है ना। कहते हैं कि एक बार ये चाणक्य यहाँ पर मगध क्षेत्र में आया था और गणानंद के और इस चाणक्य के बीच में किसी बात को लेकर एक मनमुटाव पैदा हो गया था, आपस में लड़ाइयाँ हो गई थी। तो इस चाणक्य ने, इस कौटिल्य ने इस नंद वंश के शासक को या नंद वंश को समूल तरीके से नष्ट करने की क्या ले ली? प्रतिज्ञा ले ली कि भाई मुझे इस गणानंद को क्या करना है? समाप्त करना है। जब ये यहाँ से निकला तो इसकी मुलाकात किससे हुई थी? एक चंद्रगुप्त नामक इस व्यक्ति से हुई थी, ठीक है ना। इसने इस व्यक्ति को अपना जैसे शिष्य बना लिया था, ठीक है, और इसको 7-8 साल तक यहाँ पर तक्षशिला ले जाके इसका लालन पालन करके इसको राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, युद्ध कौशल में इसे परफेक्ट बनाया गया और फिर छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर और इस गणानंद पर इसने आक्रमण किया था। किसने किया था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस लड़ाई में सबसे पहले आक्रमण हुआ था ये 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में यहाँ पर इसको गणानंद को हराया था। इसने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जैसे मगध पर यहाँ पर शासन इसका समाप्त हुआ, अब राज किसका आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मौर्य साम्राज्य की नींव कब रखी थी? 322 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो चाणक्य के गुरु कौन हो गए? चाणक्य के गुरु कौन हो गए? चंद्रगुप्त के गुरु कौन हो गए? चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है ना। इन्होंने ये संपूर्ण ये जो वर्णन है, ये वर्णन हम मान सकते हैं, पुस्तक लिखी थी इसने, अर्थशास्त्र। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ये उसने संस्कृत भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, ठीक है ना।
और ये राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीति से, राजनीति से, ठीक है ना। क्यों संबंधित है? क्योंकि इसमें राजनीति की बातें कि लड़ाई का माहौल कैसे बनाया था, राजनीति के तरीके से इनको कैसे हराया गया था, वो बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है ना। तो राजनीति संबंधित है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। इसका पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अब इस मगध पर राजा, जो राजा बना वो कौन बन गया? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो गए। इसने अपनी जो राजधानी जो स्थापित की वो की कौन सी की थी? यहाँ पर पाटलिपुत्र स्थापित कर ली थी, ठीक है ना। पाटलिपुत्र की क्या हुई? राजधानी हो गई। इसके बाद में इसके साथ में एक लड़ाई लड़ी गई थी, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व और सेल्यूकस के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी 305 ईस्वी पूर्व में, और इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी भाई? जीत हो गई थी, और सेल्यूकस इसमें हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। इसके बाद में इस सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री थी, इसका नाम था हेलना या हेलन, हेलना या फिर हेलन, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया था भाई? विवाह हो गया था, ठीक है। यह इनका विवाह हो गया था। तो हेलना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की थी। किसके साथ विवाह था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भारत देश का, देखो ये भी याद रखना है, उस समय ये संपूर्ण भारत पर अधिकार करके संपूर्ण भारत देश का क्या बना था भाई? राजा बना था। तो ये पहला भारत देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। कौन सा विवाह था? अंतर्राष्ट्रीय विवाह, यानी एक दूसरे देश के साथ में क्या करना, महिला के साथ में या पुरुष के साथ में विवाह करना। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था कि किसी दूसरे देश की महिला के साथ में विवाह किया गया था। तो ये प्रथम क्या मान सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। जब भी विवाह हुआ था तो उस समय इस चाणक्य ने यहाँ पर कहा गया था कि भाई विवाह तो हो रहा है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई थी। क्या रखी थी भाई? कुछ शर्तें रखी थी कि भाई पहली बात होगी हेलना एक विदेशी महिला है, तो ये कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी या टांग नहीं अड़ाएगी, इनके राज कार्य में हिस्सा नहीं लेगी। और दूसरी बात है, हेलना या फिर हेलन के होने वाली संतान फिर वो यहाँ की राजा नहीं बनेगी, ऐसी उस समय मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में सेल्यूकस का 297 ईसा पूर्व, 297 ईसा 302 ईसा पूर्व से लगा के 297 ईस्वी पूर्व इसका एक राजदूत आया था। कौन आया था भाई? राजदूत, ठीक है ना, जिसने, उसका नाम क्या नाम था? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज एक व्यक्ति आया था, मेगस्थनीज राजदूत। इस मेगस्थनीज ने भारत में आकर पाटलिपुत्र में यहाँ पर एक बढ़िया सी पुस्तक लिखी थी। कई बार एग्जाम में पूछते हैं ये पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखना आपको इंडिका, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? जो राजदूत था सेल्यूकस का, मेगस्थनीज ने लिखी थी, ठीक है ना। तो इसका क्या था भैया? राजदूत था, ठीक है। तो सेल्यूकस ने किसको भेजा राजदूत के रूप में? मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज ने भारत में आकर कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसमें इंडिका में और इस अर्थशास्त्र में और ये जो प्रथम जासूसी ग्रंथ है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, इसमें संपूर्ण इस मौर्य वंश की बातें लिखी गई है, ठीक है। अंत में इस चंद्रगुप्त मौर्य ने 297 ईसा पूर्व, 297 ईसा पूर्व एक पद्धति हुआ करती थी पहले, सलेखना पद्धति, आपको याद होगा सलेखना पद्धति। सलेखना पद्धति के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। सलेखना पद्धति होती है जब व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरी मृत्यु निकट आ रही है, तो वो व्यक्ति अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देता है, ठीक है ना। तो वो होती है सलेखना पद्धति, ठीक है ना। प्राचीन समय में ज़्यादा चलती थी, वर्तमान में ये समाप्त हो गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना पद्धति के माध्यम से अपने शरीर को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र कौन था? 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से लगाकर 273 ईसा पूर्व इसका बेटा कौन हो गया? इसका पुत्र बिंदुसार। कौन हो गया था? बिंदुसार।
सार, ठीक है। इसका पुत्र कौन हो गया? बिंदुसार, ठीक है ना। ए मित्रोगाट के नाम से पुकारा गया, इसे ए मित्रोगाट के नाम से पुकारा गया। इसका ए मित्रोगाट का मतलब होता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था भाई यहाँ पे? बिंदुसार, ठीक है ना। वैसे आपने अभी यहाँ पर कहा था कि ये इसका पुत्र नहीं था, ये हेलना, ठीक है ना। दूरधरा नाम की इसकी माता का नाम था, दूरधरा। इसकी माता कौन थी? दूरधरा, ठीक है ना। क्योंकि इनके विवाह के समय, हेलना के विवाह के समय यहाँ पर कह दिया गया था कि भाई इसके जो होने वाली संतान होगी उसको राजा नहीं बना दिया जाएगा और नहीं हेलना किसी राजकार्य में भाग लेगी, क्योंकि हेलना एक विदेशी महिला है, ठीक है ना। जो दूरधरा का पुत्र था बिंदुसार, उसको फिर यहाँ का क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अशोक के बारे में। देख लो, अशोक इसे देवनाम प्रिय के नाम से भी पुकारते हैं, देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। इसमें कुल मिलाकर इसके 14 अभिलेख लिखे गए थे, 14 अभिलेख, इसके 14 अभिलेख लिखे गए हैं। 269 ईसा पूर्व ये यहाँ का राजा बना था और इसके 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व उसने एक ही बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। जिसका क्या नाम है? कलिंग का युद्ध, ठीक है ना। उड़ीसा में पड़ता है क्षेत्र ये। जब ये युद्ध तो इसने लड़ाई लड़ ली, लेकिन युद्ध लड़ने के बाद में जब एक व्यक्ति इसे, एक साधु संत इसे उस युद्ध भूमि में लड़ने के बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन ले गए थे और वहाँ का जब इसको दृश्य दिखाया गया था कि आपने तो युद्ध में विजय हासिल करके आप बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ का दृश्य देखो आप। जब उसने वहाँ का दृश्य देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को मैंने मौत के घाट सुला दिया, हजारों आदमी लाखों आदमी यहाँ पर ये तड़प रहे हैं। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने एक बौद्ध धर्म धारण कर लिया। कौन सा धर्म धारण कर लिया? बौद्ध धर्म। और उसने ये एकदम नीति चलाए, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यानी दूसरों की हत्या मत करो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। धर्म यात्रा चलाती थी कि धर्म के आधार पर हम व्यक्ति को काम करना चाहिए। और फिर उसने अपने प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र क्या का नाम था? महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा, पुत्री क्या नाम था? संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था भाई? श्रीलंका भेजा था। ये भी सवाल अक्सर कहीं कहीं एग्जामों में पूछा गया है और भी इसको याद रखना है आपको कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा गया था, या किन व्यक्तियों श्रीलंका किसे भेजा गया था? तो महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है ना। तो या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को किस क्षेत्र में भेजा गया था? तो श्रीलंका भेजा गया था। तो ये भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये था अशोक और अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है। धन्यवाद।